जी नमस्कार। देश लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। पार्टियां अपने समीकरण साधने में जुट गई हैं। एजेंडे तय हो रहे हैं और नारे भी, ताकि आपको लुभा सके। आइए हमारी इस खास पेशकश 14 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव सिंह। देश का आखिरी आदमी दलित है, वो दलित जो आज तक दबा हुआ है। मुद्दों की मिलावट में दलित राजनीति केवल सत्ता सुख का जरिया बन गई। सरोकार की लड़ाई सोशल इंजीनियरिंग में बदल गई। दलित के फिक्रमंद दौलतमंद बन गए। इसीलिए रंज इनकी रहनुमाई से, सवाल इनकी सरपरस्ती का है। नेताओं की नियत, नीति, इनके वादे, इनके इरादे, सबकी परख हम 14 के इस चक्रव्यूह में करेंगे। चैनल 1 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। तो मसला यही है, बातचीत आज यही करेंगे। हमारे साथ मनोज वर्मा जी बने हुए हैं। दलित राजनीति किस तरफ जा रही है, दलितों को लेकर देश में क्या कुछ हो रहा है। मनोज जी, क्या लगता है ये दलित राजनीति जो हो रही है, ये किस दिशा में जा रही है? माना जाए कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी मनोज जी, जो रहनुमा थे, वही जो दलित की जो उम्मीदें थी, उनके जो सपने थे, उसको कुचलने में इनकी भी उतनी ही भूमिका रही, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता सुख तक सीमित रह गया। नहीं, बिल्कुल मजबूत राजनीतिक भूमिका निभाते हैं। जी, ये वजह रही है। और 14 के चक्रव्यूह में हमारा बात करने का मकसद भी यही है, और हमारी जो कोशिश है वो यही है कि मुद्दों की इस राजनीति में, मुद्दों की मिलावट में जो असल मुद्दे रहे हैं, एक एक करके उनकी पड़ताल की जाए। समय के साथ दलित राजनीति भी बदली, चेहरे भी बदले, वायदे बदले, नारे बदले। गठबंधन राजनीति के दौर में दलित अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता नजर आया, तो रहनुमा बनकर दलित नेता भी उभर करके सामने आए, मसलन बीएसपी, एलजेपी, रिपब्लिकन पार्टी और कई अन्य। लेकिन दलितों के जो दर्द है वो समझने की कोशिश नहीं कर पाए। जी, ऐसे इस्तेमाल होते रहे हैं दलित। ये मुझे राहजनों से गिला नहीं, ये तेरी रहबरी का सवाल है। मनोज जी, पासवान जी के बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, प्राइमेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली की सियासत फिलहाल डावाडोल नजर होती आ रही है। सरकार बनाने को लेकर बीजेपी के इनकार के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने आप के नेता केजरीवाल को न्योता दिया है। दूसरी तरफ केजरीवाल के घर पर आपकी हुई बैठक के बाद कुमार विश्वास ने यह साफ कह दिया कि सरकार बनाने को लेकर सभी विकल्प खुले हैं। यानी कि यह साफ नजर आ रहा है कि आप अपने फैसले पर कुछ नरम तो हुई है, लेकिन अगर आप सरकार बनाती है तो केजरीवाल को पार करनी होगी अग्नि परीक्षा। क्या होगी आपके सामने चुनौतियां? आज की हमारी चर्चा इसी पर होगी। कांग्रेस, राजीव जी, इन दोनों जगह पे कांग्रेस रणनीति आते हैं, कांग्रेस की ईमानदारी की बात हो रही है। उस पे जो उन्होंने जिक्र किया, इतिहास का उदाहरण दिया, पिछली सरकारों का उदाहरण दिया, कोalition गवर्नमेंट का हाल सब जानते हैं देश में, उस पर बात करना थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। कांग्रेस के ईमानदारी की बात हो रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं। महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। महेश जी, क्या परिस्थिति देखते हैं खासकर इस संदर्भ में कि अब जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नरम रुख आया है, वो क्या कहता है? सरकार की संभावनाएं कहां तक जाती हैं? इस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन मिले लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उसके बाद दो टूक फिर से वही बयान जो पहले कहा कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं दिखी है। तो क्या आपकी इन जिम्मेदारियों में नहीं आता, जिन विकल्प की हम बात कर रहे हैं, इतने सिरे से या इतने भी बिने बड़े दो टूक शब्दों में ऐसा बीजेपी में क्यों ऐसा पहली बार दिख रहा है कि बड़ी पार्टी होने के बाद भी आप कहीं से भी उत्सुक नहीं दिखे सरकार बनाने के लिए? जिन विकल्पों की बात कर रहे हैं, ठीक है, केजरीवाल तो जिम्मेदार है, उनमें उनकी बड़ी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन आप कहां बच सकते हैं इससे? देखिए, नहीं दिया नहीं तो ठीक है, लेकिन ठीक है, फ्लोर पे मजाक उड़ाने की ही बात है, तो ये मजाक, इस मजाक का डर तो केजरीवाल को भी हो सकता है। तो कल को तो आप ब्लेम नहीं करेंगे केजरीवाल जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने आपको कहा है कि हम आपको नहीं, जनता ने इतनी उम्मीदें आप पे जताई, आपको सिर्फ मजाक होने का डर लग रहा है। बीजेपी को 4 लोग चाहिए, वो 4 लोग आपके पास हो तो आप दे दीजिए। नहीं, हम कांग्रेस कहे आप। अरे गजब की, ये क्या पहली बार हो रहा है? यूसुफ जी बात ये सिर्फ ये है कि आप जिस बिना पे आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं,
उसका जवाब राजीव वो नहीं कर सकते, सभी लोगों के सामने राजीव वो नहीं कर सकते। यूसुफ भाई ये संकट सारी पार्टी के सामने। नहीं, महेश जी की विश्वास से मैं सहमत हूं कि बीजेपी को सब स्थिति है कुछ नहीं, जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम मेरे ख्याल से शायद कहा गया है, आपके यहाँ से कहा गया राजेश जी, हमने भी थोड़ी बहुत राजनीति समझी है। देखिए, ये मत कहिए भारतीय जनता पार्टी अगर आपसे नहीं कहा कि अगर सरकार बनाना चाहती तो भारतीय पहले से ही साफ था, कांग्रेस की तरफ से खुला ऑफर था, पूरी तरह से बिना शर्त समर्थन की बात थी। लेकिन एक जो प्रक्रिया होती है कि राज्यपाल को इसका समर्थन पत्र सौंपा जाए, उपराज्यपाल को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कांग्रेस ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इसलिए अब जो चैलेंज है वो केजरीवाल के सामने और बढ़ गया है कि अब वो आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में है। आम आदमी पार्टी, जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो अग्नि परीक्षा होगी, नमस्कार, सत्ता का पत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। फिक्सिंग सर्वव्यापी है, खेल का मैदान हो या फिर सियासत का। कुछ मामले उजागर हो जाते हैं तो कुछ पर्दे के पीछे रह जाते हैं। चुनावी मौसम में सियासी फिक्सिंग का खेल तेज हो जाता है। कोई आपसी हिसाब चुकता करने के लिए विरोधियों के साथ फिक्सिंग करता है तो कोई किसी को निपटाने के लिए। इसीलिए सियासत में फिक्सिंग का कारोबार बदस्तूर जारी रहता है। जी, तो आज छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम सत्ता के पत्ता में। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और ज्यादातर सीटों की तस्वीरें अभी तक फिलहाल साफ हैं। अगर कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कुछ लेकिन हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव झा जी हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, ग्रुप एडिटर चैनल 1 के राजीव रंजन नाग जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। शुरुआत प्रणव जी आपसे करूंगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कहां अपने आप को पा रही है? अभी सिर्फ एक सीट आपके पास है। 2007 का एक रिपोर्ट था। चुनाव के नजरिए से बताइए, कांग्रेस कहां खड़ी है? 11 सीटें छत्तीसगढ़ की हैं। आप सिर्फ कोरबा में अभी हैं। चरणदास महंत को छोड़ दीजिए, आप किसी सीट पर मुकाबला नहीं दे पाए। इस बार अजीत जोगी भी मैदान में है। क्या कांग्रेस कुछ उम्मीद कर रही है या फिर जान रही है कि सब कुछ एक तरफा है? मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि इस बार कांग्रेस का जो है परफॉर्मेंस वो। नमस्कार, प्राइमेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। 4 विधानसभा चुनाव में भारी शिकस्त के बाद यह साफ हो चुका है कि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर है। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि क्या आज के चुनावी नतीजों के बाद यह कांग्रेस की सबसे बड़ी हार है? जनता ने कांग्रेस को क्या ठुकरा दिया है? मुद्दों के आधार पर कांग्रेस का जादू नहीं चल पाया है, कांग्रेस की हर नीति यहां पर फेल हुई है। तो आखिर क्यों हुई कांग्रेस की इतनी बड़ी हार? क्या चूक हुई कांग्रेस से? दिल्ली समेत चारों राज्यों में क्यों ढह गया कांग्रेस का किला? क्या राजनीतिक कारण रहे चारों राज्यों में कांग्रेस की हार पर? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जी, तो इस करारी हार की क्या वजह रही, ये जरूर मंथन अब कांग्रेस में चलेगा। और सोनिया गांधी ने भी ये बात कह दी है, राहुल गांधी ने भी कह दी है। लेकिन जो करारी शिकस्त कांग्रेस को मिली है 4-0 से, उसके कई मतलब है, कई मायने हैं, खासकर जब अब आगामी चुनाव जो होने वाले हैं। दूसरी बात, दिल्ली में जो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी जीत, कई मायनों में कई इसके सियासी मतलब है, कई इसके अलग अलग पहलू हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं आप, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं आप। हमारे साथ अनूप खन्ना जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर दीपिका शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत में यूसुफ जी से करना आऊंगा इसलिए क्योंकि ताकि इस पूरे मसले की समीक्षा हो सके। शुरुआत में यहां से करना चाहूंगा यूसुफ जी, जिस तरह से ये पूरा अब सोनिया गांधी ने बयान दिया, राहुल गांधी ने बयान दिया, इस पूरे नतीजों के बाद क्या लगता है, क्या कुछ मंथन होगा कांग्रेस में और गलती की क्या वजह ढूंढी जाएगी? ठीक है, आप उनकी बातें रख ले दीजिए, सबकी अपनी बातें, सबका अपना पक्ष है, ठीक है, वो अपनी पार्टी को रख रहे हैं, आप उनका विरोध करिए। एक सभ्यता होती है, हम एक शिकायत नहीं, हमने तो नहीं आपको गाली दी, आप ऐसे आप पत्रकार हैं, एक मर्यादा, एक मर्यादा, अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, हमें अनएक्सेप्टेबल। कैसे होता है एक देश का बंटवारा?
कैसे खींची जाती है सरहद की लकीर। कैसे हुए हिंदुस्तान के दो टुकड़े। क्या हुआ 14 अगस्त 1947 की आधी रात को। देखिए बंटवारा हरियाणा न्यूज में। हिंदुस्तान की आजादी विश्व इतिहास की सबसे भयानक घटना है, जहां एक मुल्क सदियों की दास्तां के बाद आजाद हुआ, लेकिन लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। आजादी और बंटवारा एक साथ हुआ, यानी एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ तबाही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक और संयोग बना। भारत की आजादी के विरोधी रहे विंस्टन चर्चिल 1945 के चुनावों में हार गए और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही एटली ने यह ऐलान कर दिया कि भारत की तकदीर उसके हाथों में सौंप दी जाएगी। भारत को आजाद करने का वादा करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने लुई फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भारत भेजा। लेकिन आजादी इतनी आसान नहीं थी, ना अंग्रेजों के लिए और ना भारत के लिए। माउंटबेटन के सामने चुनौती ये थी कि भारतीय नेताओं को एक शांतिपूर्ण समझौते के लिए कैसे तैयार किया जाए। माउंटबेटन की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थी। माउंटबेटन को अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के फौलादी इरादों से जूझना था। सरदार पटेल के ऊपर भारत की सभी बिखरी हुई रियासतों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। 14 अगस्त की रात करीब आ रही थी, इसलिए भारत की बेचैनी भी बढ़ रही थी। रात को मिली आज़ादी मानवता के लिए बहुत महंगी साबित हुई। मानो आग और खून की एक लकीर हिंदुस्तान को काटते हुए गुजर गई। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की अदला बदली हुई, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन अब हम आज़ाद थे और सामने खड़ा था एक बुलंद भारत।